Good morning to all my dear students. Today we are going to discuss मेडिकल पेपर ऑफ 12th जुलाई 12 जुलाई को जो आपने ई बैच का मेडिकल पेपर दिया था उससे हम लोग डिस्कस करते हैं आज। तो पेपर काफ़ी इजी था, क्वेश्चन सब इजी हैं, बस आप देखो है ना, 1 से 2 मिनट के क्वेश्चन है, मुश्किल से समझाने में मुझे भले ही टाइम लग सकता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका, करेक्ट स्टेटमेंट इज, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो चेक करते हैं, पहला पढ़ो, NH4Cl गिव्स अल्कलाइन सॉल्यूशन इन वाटर। अल्कलाइन सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, बेसिक सॉल्यूशन। अल्कलाइन सॉल्यूशन मतलब क्या, बेसिक सॉल्यूशन। तो NH4Cl बोल रहा है वाटर में अल्कलाइन सॉल्यूशन देता है। कैसे चेक करेंगे बेटा, NH4Cl को हम तो क्या करेंगे, उठा के वाटर में डाल देंगे, और जैसे NH4Cl को वाटर में उठा के डालोगे बेटा तो हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, या पहले ऐसे सोचो, NH4Cl को वाटर में उठा के डालोगे, पहले तो NH4Cl को आप डिसोसिएट करो, तो NH4Cl किस में डिसोसिएट होगा आपका, NH4 प्लस और Cl माइनस के अंदर। ठीक है, NH4 प्लस और Cl माइनस। तो इसमें किसका हाइड्रोलिसिस होगा, क्या इसमें Cl माइनस का हाइड्रोलिसिस होने वाला है। हमने पढ़ा है कभी भी स्ट्रॉन्ग पार्ट से आने वाले एनायन का या केटायन का हाइड्रोलिसिस नहीं होता। तो हाइड्रोलिसिस किसका होगा बेटा, NH4 प्लस का। और NH4 प्लस का हाइड्रोलिसिस होने का मतलब NH4 प्लस प्लस वाटर, केटायनिक हाइड्रोलिसिस हो गया। और केटायन का हाइड्रोलिसिस करोगे बेटा तो केटायन है, तो केटायन क्या करेगा, वाटर से OH माइनस को लेगा, तो खुद क्या बना लेगा, NH4OH प्लस, सॉल्यूशन में क्या छोड़ेगा, H प्लस। तो हम देख सकते हैं कि केटायन का हाइड्रोलिसिस जब भी होता है, हमें पता है केटायनिक हाइड्रोलिसिस में सॉल्यूशन किस नेचर का होता है, हमेशा एसिडिक नेचर का। सही है ना, ये पढ़ा है हमने, बताया मैंने। किसी को भी आप वाटर में उठा के डालो तो NH4Cl को सोचो NH4 प्लस और Cl माइनस से बना है। तो NH4 प्लस बेसिकली किस क्या है, NH4OH है, वीक बेस है। और Cl माइनस कहाँ से आएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड से। और स्ट्रॉन्ग वाले पार्ट का तो कभी भी हाइड्रोलिसिस नहीं होता, तो किसका होगा, वीक वाले का। तो NH4 प्लस का हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या बनाएगा, NH4OH। तो हमारे सॉल्यूशन को कैसा बनाएगा, एसिडिक। केटायन का हाइड्रोलिसिस हमेशा कैसा होता है, एसिडिक। तो फर्स्ट वाला हमारे लिए करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। सेकंड दे रहा है CH3CONO गिव एसिडिक सॉल्यूशन इन वाटर। इसको भी वैसे ही सोचते हैं, ये किससे बना है, CH3COONA। तो इसमें देखो केटायन क्या है हमारा, Na प्लस, एनायन क्या बेटा, CO माइनस। क्या Na प्लस का हाइड्रोलिसिस होने वाला है, स्ट्रॉन्ग बेस से आने वाले बेस का कभी भी हाइड्रोलिसिस केटायन का नहीं होगा। तो हाइड्रोलिसिस किसका होगा, एनायन का। तो CH3CO माइनस, एनायन का हाइड्रोलिसिस होगा तो ये वाटर से किसको लेगा, H प्लस को, तो छोड़ेगा क्या, OH माइनस। ठीक है कि नहीं, ये एनायनिक हाइड्रोलिसिस हो गया ना। और एनायनिक हाइड्रोलिसिस पे सॉल्यूशन किस नेचर का बनता है बेटा, बेसिक नेचर का, क्योंकि वो वाटर से H प्लस को लेता है, छोड़ेगा क्या, OH माइनस, तो बेसिक बनता है। तो ये भी हमारे लिए करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, CH3COH इज वीक एसिड, हमें पता ही है एसिडिक एसिड क्या है, एक वीक एसिड है। थर्ड वाला आंसर सही हो जाएगा। NH4OH इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, गलत बात है, क्योंकि NH4OH तो क्या है, अमोनिया, और उसके सारे डेरिवेटिव वीक बेस होते हैं। फर्स्ट वाला काफी सिंपल था, क्लियर है आपको, है ना, एक एक ऑप्शन मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। सेकंड देखो, अकॉर्डिंग टू लुइस कॉन्सेप्ट एन एसिड इज ए सब्सटेंस विच, हमें पता है लुइस कॉन्सेप्ट के हिसाब से बेटा एसिड किसको बोलते हैं, लोन पेयर डोनर को। जो लोन पेयर डोनेट करते हैं उनको क्या बोला जाता है, लुइस एसिड, पढ़ा है हमने। और लुइस बेस किसको बोलते हैं, जो लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। तो एक्सेप्ट प्रोटॉन्स गलत, डोनेट प्रोटॉन्स गलत, एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सही बात है, जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा डोनर लिख दिया क्या मैंने, लोन पेयर एक्सेप्टर गलत लिख दिया मैंने। एसिड क्या होते हैं, एक्सेप्टर होते हैं ना, सॉरी गलत हो गया था, एसिड मतलब एक्सेप्टर, और बेस क्या होते हैं, डोनर। तो जो लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, लुइस एसिड। और लुइस बेस किसको बोलते हैं, लुइस बेस किसको बोलते हैं, जो लोन पेयर डोनर होते हैं। जो लोन पेयर डोनेट करते हैं उनको लुइस बेस बोलते थे हम लोग, और जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, लुइस एसिड। तो हमसे पूछा है कि अकॉर्डिंग टू लुइस कॉन्सेप्ट एसिड इज ए सब्सटेंस विच एक्सेप्ट ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है, लुइस एसिड। सिंपल। चलो अगला देखो, थर्ड, काफी सिंपल पेपर दिया मैंने, टफ नहीं था। इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट द आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ देयर कंसंट्रेशन आर कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड दिस कांस्टेंट फॉर इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज। बेटा मैंने बताया था कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो आपको AX BY टाइप का, तो इसका अगर बात किया जाए, अगर हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया जाएगा तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हमेशा बेटा क्या डिफाइंड होता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या डिफाइंड होता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। और अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं रहता तो उस केस में क्या डिफाइन करते हैं हम लोग, आयोनिक प्रोडक्ट।
क्या डिफाइन करते हैं, आयोनिक प्रोडक्ट। क्योंकि ये आयोनिक प्रोडक्ट तो बार बार बदलता है ना, आयोनिक प्रोडक्ट मतलब बेसिकली क्या है, प्रोडक्ट ऑफ आयंस। जैसे यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए प्रोडक्ट ऑफ दिस के पावर एक्स इंटू प्रोडक्ट ऑफ बी के पावर कितना, माइनस एक्स के पावर कितना, वाई। इस तरीके से लिखते थे इसका। तो डेट इज द के आई पी, ये क्या है, आयोनिक प्रोडक्ट। लेकिन अगर ये सेचुरेटेड सॉल्यूशन बोल देगा वर्ड कि ये सेचुरेटेड सॉल्यूशन है, तो सेचुरेटेड सॉल्यूशन होने का मतलब के आई पी किसके बराबर हो जाता है बेटा, सेचुरेटेड सॉल्यूशन में यही के आई पी के एस पी कहलाने लगता है, सोलेबिलिटी प्रोडक्ट। तो हमसे पूछा था, इन ए सेचुरेटेड सॉल्यूशन द आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ देयर कंसंट्रेशन आर कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड दिस कांस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज सोलिबिलिटी प्रोडक्ट। डिसोसिएशन कांस्टेंट गलत, आयोनाइजेशन कांस्टेंट गलत। आयोनिक प्रोडक्ट या सोलिबिलिटी प्रोडक्ट में से एक आंसर होना चाहिए। तो बेटा सेचुरेटेड सॉल्यूशन अगर बनेगा तो प्रोडक्ट क्या होगा, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट, ना कि आयोनिक प्रोडक्ट। क्योंकि आयोनिक प्रोडक्ट तो क्या है, या तो के एस पी से छोटी वैल्यू पे या के एस पी से ज्यादा वैल्यू पे, या तो अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन हो या सुपर सेचुरेटेड, तब आयोनिक प्रोडक्ट आता है। लेकिन सेचुरेटेड सॉल्यूशन में यही आयोनिक प्रोडक्ट का नाम क्या हो जाता है, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट। सिंपल है काफी। चलो नेक्स्ट देखो, इफ KSP फॉर HgSO4 इज 6.4 इंटू 10⁻⁵ देन सॉलिबिलिटी ऑफ द सॉल्ट। हमको क्या निकालना है बेटा, सॉलिबिलिटी। तो देखो सिंपल ये सारे क्वेश्चंस थे। KSP ऑफ HgSO4, इसका KSP का फॉर्मूला क्या होगा, क्या ये 1:1 टाइप का सॉल्ट है, 1:1 टाइप का सॉल्ट बोलोगे, Hg2+ और सल्फेट, या AB टाइप ऑफ सॉल्ट बोलेंगे इसे। तो KSP का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1:1 टाइप ऑफ सॉल्ट के लिए S², बताया मैंने। KSP ऑफ 1:1 का क्या होता है, S² हो जाएगा। तो आपको सब डेटा तो गिवन है बेटा, KSP गिवन है, KSP की जगह पे कितना रख दोगे, 6.4 इंटू 10⁻⁵ दिया हुआ है, इज इक्वल टू सॉलिबिलिटी S²। तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 6.4 इंटू 10⁻⁵। तो इसे क्या हम लोग 64 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और 10 से डिवाइड कर दिया, तो 64 इंटू 10⁻⁶ लिख सकते हैं। और स्क्वायर रूट लोगे तो कितना आ जाएगा, 8 इंटू 10⁻⁻3। तो देखो ऑप्शंस में कहाँ है, इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन ही है, 8 इंटू 10⁻⁻3। काफी सिंपल क्वेश्चंस थे, ठीक है। सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट का बस फॉर्मूला लगा दो, आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, सॉलिबिलिटी ऑफ BaF2 इन ए सॉल्यूशन ऑफ BaNO3। देखो किसका सॉलिबिलिटी निकालना है बेटा, BaF2 का। किसके सॉल्यूशन में, BaNO3। मतलब एक तो हमारे पास BaF2 पहले से ही है, और दूसरा सॉल्यूशन क्या हमारे पास, BaNO3 का ट्वाइस। इसके अंदर सॉलिबिलिटी मतलब एक ही सॉल्यूशन में पड़े हुए हैं दोनों। तो ये कैसे डिसोसिएट होगा बेटा, Ba+2 में, और ये कैसे डिसोसिएट होगा आपका, Ba+2 NO3- में, और ये है किसमें, एक ही सॉल्यूशन के अंदर दोनों पड़े हुए हैं। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या ये कॉमन आयन बन गया, क्या ये क्या बन गया आपका, कॉमन आयन। और तो क्या कॉमन आयन कभी सॉलिबिलिटी को डिफाइन करता है, कॉमन आयन से कभी भी सॉलिबिलिटी डिसाइड नहीं होती है। किससे सॉलिबिलिटी डिसाइड होती है, जो कॉमन ना हो। तो देखो सॉलिबिलिटी ऑफ BaF2 इन ए सॉल्यूशन ऑफ BaNO3 ट्वाइस विल बी रिप्रेजेंट्स बाय द कंसंट्रेशन टर्म। किस कंसंट्रेशन टर्म से रिप्रेजेंट होगा, तो क्या बेरियम से हम लोग जो कॉमन आयन हो गया उसकी वजह से सॉलिबिलिटी देखेंगे, नहीं। क्यों, क्योंकि अब तो ये दोनों की वजह से आने लगा ना। तो BaF2 की सॉलिबिलिटी कौन डिसाइड करने का हक मिलेगा, किसको, इसको मिलेगा, ठीक है बेटा। तो अगर इस सॉल्ट की सॉलिबिलिटी आप मान लो S मान लोगे, तो इसकी सॉलिबिलिटी कितनी लिखते, S लिखते, इसकी सॉलिबिलिटी कितने लिखते बेटा, 2S। तो इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ F- इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाता है, 2S के। ये तो हमने पढ़ा ही है कि जो सॉलिबिलिटी होता है सॉल्ट का, वो आयन के लिए क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन किसके बराबर हो जाता है, 2S के। तो यहां से अगर हमसे सॉलिबिलिटी पूछा है कंसंट्रेशन टर्म में, तो सॉलिबिलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 कंसंट्रेशन ऑफ F-। ठीक है। तो पहला ऑप्शन Ba+ दिया था, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कॉमन आयन कभी भी सॉलिबिलिटी डिसाइड नहीं करेगा, क्योंकि इसके दो सोर्स हो गए, है ना। तो ये इससे डिसाइड नहीं हो सकता। F- हो ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि आप देख रहे हो F- इज इक्वल टू 2S, तो S इज इक्वल टू 1/2। थर्ड वाला ऑप्शन देखो 1/2 F- हो जाएगा। क्लियर है, ये तो हो ही नहीं सकता। ये किसका डिसाइड करने के काम आता, ये रहता तो इसका आता, लेकिन फिर भी ये हाफ करके आंसर होना चाहिए था, ये भी गलत है। ये BaNO3 ट्वाइस का करता, लेकिन 1/2 लगा होता। तो आपके क्लियर हो रहे हैं क्वेश्चंस, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस टेक प्लेस। किसके अंदर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होने वाला है। तो पहला देखो बेटा, पहला सॉल्ट कौन सा है, KCl। मैंने बताया आपको रूल कि स्ट्रॉन्ग एसिड से बनने वाले क्या क्या लिस्ट है, लिस्ट लिख दूं क्या मैं यहाँ पे,
किसका किसका है ना, कौन कौन से एनायन है जिनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। तो एनायन कहाँ से बेटा देखा जाता है, हमारा एसिड से देखा जाता है। तो अपने पास 6 एसिड्स थे, HCl, HBr और HI। तो ये हो गए 3 ये। उसके बाद हमारा H2SO4 का एनायन का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। फिर हमारा HNO3 मतलब NO3 माइनस का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। कितने आयन हो गए, 5। और एक होता है HClO4 मतलब ClO4 माइनस, इनका कभी भी हाइड्रोलिसिस होने वाला नहीं है, बताया मैंने। स्ट्रॉन्ग एसिड का जो एनायन आएगा उनका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। और केटायन में भी लिस्ट बताए थे मैंने, जो भी स्ट्रॉन्ग बेस के केटायन होते थे कौन कौन से, जैसे सोडियम का, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ठीक है। और सेकंड ग्रुप में आओगे तो बेटा आपका कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये बताए थे मैंने। ये हमारे पास टोटल 7 केटायन है जिनका कभी भी हाइड्रोलिसिस नहीं होता स्ट्रॉन्ग वाले पार्ट का। तो हमसे पूछा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस टेक प्लेस, किसका सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होगा। तो KCl के बारे में सोचो जरा, किससे मिलकर बना है बेटा, K+ और Cl माइनस। तो क्या Cl- स्ट्रॉन्ग वाले के आता है, K+ भी स्ट्रॉन्ग से आता है, तो इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। पूछा है टेक प्लेस किस में होगा, तो इसमें तो नहीं होगा। इसको देखो जरा, ये कैसे है बना, Na+ और NO3- से। तो Na+ का होगा, नहीं होगा बेटा। NO3- का नहीं होगा। इन आयंस के हाइड्रोलिसिस नहीं होते हैं, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग से आए हैं तो ये काफी वीक होते हैं। H+ और OH- खींचने में की क्षमता इनके अंदर नहीं होती है, तो इनका भी नहीं हो सकता, ठीक है। Na+ का नहीं होगा, NO3- का भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखो CH3CO के, इसमें देखो CH3COO- और K+, तो K+ केटायन है, इसका तो नहीं होगा। लेकिन ये तो वीक एसिड एसिटिक एसिड से आया ना, तो इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा बेटा। और K2SO4 किससे मिलकर बना है बेटा, 2K+ और SO4 2- से। तो सल्फेट का भी नहीं होगा, पोटेशियम का भी नहीं होगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग का पार्ट है, पोटेशियम भी स्ट्रॉन्ग का पार्ट है, तो इसका भी नहीं होगा। तो आंसर विल बी C। आई होप कि समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, द सॉलिबिलिटी ऑफ Sb2S3 इन वाटर इज दिस, मोल पर लीटर एट 298 केल्विन, व्हाट विल बी इट्स सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। तो बेटा किसका सॉलिबिलिटी निकालना है, Sb2S3। क्या ये A2B3 टाइप का सॉल्ट है, A2B3 टाइप का सॉल्ट। और मैंने KSP का आपको जनरल तरीका बताई है बेटा, AXPY टाइप का कोई भी सॉल्ट हो, KSP निकालने का तरीका क्या बताया मैंने बेटा, x के पावर x, ठीक है, इंटू y के पावर y इंटू s के पावर x प्लस y। याद है ये तरीका होता है, x के पावर x इंटू y के पावर y इंटू s के पावर x प्लस y। तो जब हम A2B3 टाइप के सॉल्ट के लिए KSP लिखते हैं, जैसे KSP ऑफ Sb2S3 लिखेंगे, तो कितना लिखोगे बेटा, 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 3 इंटू s के पावर 2 प्लस 3। तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 और ये 27, मतलब 108 s के पावर 5 आता था, याद है ये। तो 108 s टू दी पावर कितना आ जाएगा, 5 आपका आ जाएगा। तो बस बेटा 108 इंटू एस के पावर 5। तो देखो सॉलिबिलिटी दिया हुआ है, सॉलिबिलिटी मतलब है किसकी वैल्यू दी है, एस की वैल्यू दी है। एस की वैल्यू कितनी दी है, 1.0 इंटू 10⁻⁵ दिस इज द वैल्यू ऑफ एस। तो मुझे क्या चाहिए, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। तो क्या हो जाएगा बेटा, 108 इंटू 1.0 इंटू 10⁻⁵ के पावर कितना बेटा 5। तो कितना हो जाएगा 108 इंटू 10⁻⁵ के पावर 5 करोगे तो 10⁻25, मतलब ए विल बी द आंसर, ठीक है। चलिए तो ये क्लियर है अपने पास। चलो नेक्स्ट देखते हैं, when solid potassium cyanide is added in water then pH increase decrease remain same, क्या होगा। तो बेटा यही देख लो ना, हाइड्रोलिसिस किसका होने वाला है, बस उससे आंसर मिल जाएगा। पोटेशियम साइनाइड का मतलब क्या, KCN, पोटेशियम साइनाइड मतलब KCN, और KCN खुद टूटेगा किसमें, K+ और CN-। तो क्या केटायन का हाइड्रोलिसिस होगा, इसका हाइड्रोलिसिस होने वाला नहीं है, क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस से है। हाइड्रोलिसिस किसका होगा, केवल CN-। और जब भी बेटा एनायन का हाइड्रोलिसिस होता है तो क्या बताया मैंने, ये एनायन है तो ये किसको लेने वाला है, H2O से H+ को, तो ये खुद किस में जाएगा, HCN में, और सॉल्यूशन में क्या छोड़ेगा, OH-। तो सॉल्यूशन को कैसा बना रहा है, बेसिक। और बेसिक बनाने का मतलब क्या हो गया, pH बढ़ेगा कि घटेगा, तो बेसिक सॉल्यूशन का pH बढ़ जाता है। तो पूछा है कि एडेड इन वाटर देन pH विल इंक्रीज, pH बढ़ जाएगा, डिक्रीज नहीं होगा। डिक्रीज कब होता, अगर एसिडिक बनता। रिमेन सेम कब होता है, बफर के अंदर में। कंडक्टिविटी से कोई मतलब हमें नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर फॉर्म एन एसिडिक बफर। तो बेटा बफर की कंडीशन क्या बताई थी, एसिडिक बफर के लिए क्या होना चाहिए, एसिडिक बफर के लिए वीक एसिड प्लस इट्स सॉल्ट विथ
स्ट्रॉन्ग बेस। याद है ये तरीका ट्रिक। तो हमें अगर इसमें एग्जाम्पल, जैसे हम लोग एग्जाम्पल ही लिए थे, एग्जाम्पल लिया था CH3COH, ये वीक एसिड है, और इसका बेटा CH3CO माइनस, ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, और इसको किसी के भी साथ जोड़ दो आप, किसी के भी साथ। कैसे? सोडियम के साथ, पोटेशियम के साथ, रुबिडियम के साथ, सीजियम के साथ, है ना। इवन आप कैल्शियम स्ट्रॉन्सियम के साथ, बेरियम के साथ, किसी के भी साथ जोड़ दो, बताया था मैंने, सब हमारे लिए क्या बनेंगे? बफर बन जाता है, एसिडिक बफर। तो हमसे पहला देखो NaOH प्लस HCl, तो ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड तो ये सॉल्ट बनाएंगे, तो इसमें कभी भी बफर बनने वाला एसिडिक नहीं है। CH3COH प्लस CH3CON, यही हो जाएगा आपका आंसर। देखो वीक एसिड CH3COH और CH3CON को उठा के ले लिया, तो ये हमारे लिए बफर बन जाएगा। समझ गया बात को? चलो, तो और ऑप्शंस को आप चेक कर लेना, सेकंड अपना मिल गया तो नीचे चेक करने की कोई खास जरूरत हमें नहीं है। नेक्स्ट देखो, द पीएच वैल्यू ऑफ 0.1 मोलर NaOH सॉल्यूशन इज। बेटा तो NaOH क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस है, NaOH इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। तो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस कितना होगा बेटा? अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो जो कंसंट्रेशन इसका है 0.01 मोलर, तो यही कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस होगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसे हम 10⁻²- लिख सकते हैं, 10⁻²। तो हमसे क्या पूछा था? पीएच पूछा हमसे, पीएच वैल्यू पूछा है। तो पीओएच कितना हो जाएगा यहाँ से बेटा? पीओएच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पीओएच विल बी 2। तो पीएच कितना हो जाएगा? 12। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, व्हेन देयर इज ए गिवन रिएक्शन, ये दिया है कंडीशन बेटा इस समय, मतलब ये कोई और टेम्परेचर होगा, आपको दिया है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू 10⁻15। हम लोग हमेशा क्या मान के चलते हैं? -14, लेकिन क्वेश्चन में ऑलरेडी दी गिवन है क्या? 10⁻15। ठीक है, तो इस वजह से आपको यहाँ पे पीएच प्लस पीओएच का अगर सम निकालेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा बेटा? 15 के, ना कि 14 के, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर आ रहा है? 10⁻15। ये किसी अलग टेम्परेचर पे हो रहा होगा। तो अगर पीओएच की वैल्यू 2 है बेटा, तो पीएच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी ना। 13 विल बी द आंसर, है ना। कंफ्यूजन के लिए 12 भी दिया है, लेकिन 12 आंसर नहीं होगा। क्यों बेटा? क्योंकि वो 14 रहता ना, अगर ये नहीं दिया होता तो हमारा 12 आंसर होता, क्योंकि पीओएच 2 तो पीएच 12, लेकिन चूंकि इसने चेंज कर दिया इसलिए आंसर भी चेंज होगा। क्लियर है? चलिए, एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन द पीएच ऑफ 0.1 मोलर NaOH सॉल्यूशन, तो ये तो अभी हमने देख लिया बेटा। कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस कितना? 0.01, मतलब कितना? 10⁻²। तो पीओएच की वैल्यू कितनी बेटा? 2 हो जाएगी। ठीक है, तो पीओएच 2 क्या कोई रिलेशन दिया है? नहीं दिया है। तो पीएच इज इक्वल टू कितना ले लोगे? 12, क्योंकि 12 और 2 कितना होना चाहिए? सम 14। तो आंसर विल बी सी। सिंपल है बिल्कुल, ऊपर वाले के जैसा ही था, बस उसमें कंडीशन नहीं दिया था। तो कंडीशन ना दे तो मैंने बताया आपको याद रखना है क्या? पीएच प्लस पीओएच का सम 14 के इक्वल हमेशा। अगर खुद उसने दे दिया तब आपका चेंज हो सकता है, टेम्परेचर बदला होगा। सॉलिबिलिटी ऑफ AgCl एट दिस टेम्परेचर इज दिस ग्राम पर लीटर। ध्यान रखना बेटा, किसमें दिया है? ग्राम पर लीटर। हमारी सोलिबिलिटी किसमें होनी चाहिए? मोल पर लीटर। तो हमसे पूछा है सोलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl, सिंपल KSP ऑफ AgCl, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट 1:1 AB टाइप का सॉल्ट है। सोलिबिलिटी प्रोडक्ट का फॉर्मूला S² होगा। क्या हमें क्वेश्चन में सोलिबिलिटी गिवन है क्या बेटा? AgCl की सोलिबिलिटी गिवन है, यस। क्या दिया है? 1.435 इंटू 10⁻³ यूनिट, ध्यान देना, ग्राम पर लीटर दिया है। और ये सॉलिबिलिटी जो यूज होती है किसमें होनी चाहिए? मोल पर लीटर में। तो बेटा ग्राम पर लीटर को मोल पर लीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे? मास को मोल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं? मोलर मास से डिवाइड करके। तो आपको 1.3435 डिवाइडेड बाई AgCl का मोलर मास कैसे निकालोगे? AgCl का, सिल्वर का 108 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा बेटा? 143.5। तो बस यहाँ पे 143.5। देखो डेटा ऐसा देता है ना कि सिंपली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, वैसा ही दिया है उसने। अब ये ग्राम पर लीटर ना होके क्या हो जाएगा बेटा? आपका मोल पर लीटर हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ये डेटा यहाँ से 100 टाइम्स है क्या इसका? ये सीधे सीधे 100 टाइम्स, तो ये ऊपर जाके 10⁻⁻5 मोल पर लीटर होने वाला है। ठीक है, तो ये 10⁻⁻5 मोल पर लीटर, तो S² मतलब 10⁻⁻5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? 10⁻⁻10। तो B विल बी द आंसर, 1 × 10⁻⁻10। सिंपल है ना, कर सकते हैं। चलो
नेक्स्ट देखो, द करेक्ट रिलेशनशिप, ये हमारे सब क्वेश्चंस थे। आई होप कि ये हमारे आइनिक के क्वेश्चंस खत्म हो गए यहाँ पे। अब चलिए, हमारा 13 नंबर से शुरू हो रहा है। द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ AlCl3 एंड CaCl2 हैविंग सेम मोलर कंसेंट्रेशन। कंसेंट्रेशन दोनों का क्या दिया है बेटा? सेम दिया है। तो हमें क्या निकालना है? बॉइलिंग पॉइंट का निकालना है रिलेशन। किनके लिए? AlCl3 और CaCl2 के लिए बॉइलिंग पॉइंट का। कोई भी बेटा, मैंने बताया कॉन्सेप्ट, कोई भी बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन आए तो बॉइलिंग पॉइंट के क्वेश्चन को आपको किससे लिंक करना है बेटा? वेपर प्रेशर से लिंक करना है। कैसे? हमें पता है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके? वेपर प्रेशर के। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके? वेपर प्रेशर के। तो बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर को कैसे चेक करोगे? वेपर प्रेशर के कॉन्सेप्ट के लिए क्या पढ़ा हमने? RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और ये किसके बराबर? I इंटू XB, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, पढ़ा था हमने। और बेटा RLVP और ये कैसे रिलेटेड होते हैं? जिसका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जितना ज्यादा होता है उसका वेपर प्रेशर उतना ही कम, क्योंकि जितना ज्यादा लोअरिंग हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो वेपर प्रेशर नहीं बनेगा। तो ये भी हमने पढ़ा है। ठीक है, ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग, बस उसको लिंक करा रहा हूं मैं। बॉइलिंग पॉइंट के क्वेश्चन को हमेशा वेपर प्रेशर से करना होता है, और वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और वेपर प्रेशर को चेक करने के लिए बेटा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा है, और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर I इंटू XP होता है। तो RLVP वेपर प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि जितना ज्यादा लोअरिंग होगा उसका वेपर प्रेशर उतना ही कम हो जाएगा। लोअरिंग ज्यादा होने का मतलब क्या है? मान लो किसी चीज का वेपर प्रेशर 500 mm ऑफ Hg है, ठीक है, 500 mm ऑफ Hg, और वो कम होकर 200 mm ऑफ Hg हो गया बेटा, तो उसको वेपर प्रेशर उसका बढ़ गया ना, आपको और ज्यादा टेम्परेचर पे उसको बढ़ाना पड़ता है ना। तो ध्यान रखना, जिसका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जितना ज्यादा हो जाता है उसका वेपर प्रेशर उतना ही कम हो जाएगा, क्योंकि ये लोअरिंग है। लोअरिंग मतलब कमी होना, कमी ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा उस सब्सटेंस का। तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां से क्या दिखाई दे रहा है? बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है बेटा? RLVP के, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के। जिसका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जितना ज्यादा हो जाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही बढ़ाना पड़ेगा, है ना। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्योंकि RLVP का मतलब ही क्या है? प्रेशर के अंदर कमी होना, और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ही क्या होता है? ऐसा टेम्परेचर जिसपे उस प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचा सके। तो अगर आपकी कमी ज्यादा हो जाएगी बेटा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? ज्यादा करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ध्यान रखना। बॉइलिंग पॉइंट के हर क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे होते हैं, इसको ध्यान से रखिएगा दिमाग में। तो हमसे पूछा है कि क्या रिलेशन होगा। एक क्या दिया बेटा? AlCl3 दिया है, AlCl3, और दूसरा क्या दिया है? CaCl2। तो इसका वन हाफ फैक्टर कितना होगा? 3 + 1 कितना? 4, और इसका वन हाफ फैक्टर I कितना होगा बेटा? 3। तो जिसका I ज्यादा, और हमें ये भी पता है RLVP किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? I के। तो जिसका I ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। तो इसका T1 लिखा था टेम्परेचर बेटा, इसके लिए T2 लिखा था, तो T1 विल बी ग्रेटर देन T2। AlCl3 का ज्यादा होगा और CaCl2 का कम होगा। क्लियर है? चलिए, तो ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, 14 देखो, इन इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज NaCl एंड BaCl2 द ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। किसका ऑर्डर? ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है बेटा? पाई इज इक्वल टू क्या? ICRT। पाई इज इक्वल टू क्या होता है? ICRT। तो बेटा इक्विमोलर दे दिया, मतलब कंसंट्रेशन सबके लिए सेम, R कांस्टेंट ही होता है, टेम्परेचर मेंशन है तो भी कांस्टेंट है, मतलब पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? I के। जिसका I ज्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा। तो एक तो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का I कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, NaCl का I बेटा 2, BaCl2 का I कितना? 3। ये हम लोग 100% डिसोसिएशन मान रहे हैं ना, क्यों? क्योंकि नहीं दिया होता है तो 100 ही मानना है हमें। तो इसका I कितना बेटा? 3, 3 2 1। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर किसका होगा? BaCl2, उससे कम NaCl, और सबसे कम ग्लूकोज का। तो ये तो हो ही नहीं सकता कभी आंसर। NaCl दे दिया BaCl2 से ज्यादा, ये भी नहीं हो सकता। इधर चेक करते हैं, BaCl2 NaCl से ज्यादा, NaCl का ग्लूकोज से ज्यादा, तो डेट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि जिसका I ज्यादा उसका पाई ज्यादा। क्लियर है क्या? आसान है ना। नेक्स्ट देखो, द वेपर प्रेशर विल बी लोवेस्ट फॉर। किसके लिए वेपर प्रेशर लोवेस्ट होगा? अभी जस्ट मैंने कॉन्सेप्ट जो बताया वही कॉन्सेप्ट है। वेपर प्रेशर लोवेस्ट RLVP से लिंक करना है हमें बस। तो अभी मैंने समझा ही दिया ये चीज, हमें पता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, क्योंकि जिसका लोअरिंग जितना ज्यादा हो जाएगा
जिसका लोअरिंग जितना ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है बेटा, उसका वेपर प्रेशर उतना ही कम हो जाता है, ठीक है। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हमसे पूछा है वेपर प्रेशर विल बी लोवेस्ट फॉर, और हमें पता है बेटा आर एल वी पी जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, आई के। तो बस जिसका आई ज़्यादा उसका वेपर प्रेशर उतना ही कम। तो चेक कर लेते हैं, इस शुगर के लिए आई कितना आएगा, 1 आ जाएगा, ग्लूकोज वाला है ना। KCl का आई कितना आएगा, 2। CuNO3 ट्वाइस दिया है बेटा, तो 2 और 1 कितना आ जाएगा, 3। और इसके लिए AgNO3 1:1 का है तो कितना आएगा, 2। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, सी वाला। जिसका आई जितना ज़्यादा होगा उसका RLBP उतना ज़्यादा, और RLBP जिसका जितना ज़्यादा उसका वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा, ठीक है। तो वेपर प्रेशर विल बी लोवेस्ट फॉर सी वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका। चलो, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट इन वाटर विल बी, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% लेड नाइट्रेट इन वाटर विल बी बिलो 0 डिग्री। तो बेटा इसमें तो कुछ करना ही नहीं, आंसर सीधा टिक करो, सॉल्व भी नहीं करना है। फ्रीजिंग पॉइंट तो हमेशा 0 से कम ही आएगा ना, किसी भी सॉल्यूशन का जब फ्रीजिंग पॉइंट निकालते हैं तो हमेशा क्या आता है, 0 से छोटा ही आना है। आंसर नेगेटिव में आता है फ्रीजिंग पॉइंट का हमेशा, तो बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, कुछ सॉल्व भी नहीं करना है इसमें। तो चलो इसमें देखो, द मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट ऑफ वाटर इज दिस, मतलब ये क्या दिया बेटा आपका, KF। ये मैंने बताया भी था, याद ही रखा करो, नहीं तो क्वेश्चन में हमेशा गिवन होता है। बोल रहा है इफ 342 ग्राम ऑफ केन शुगर C12H22 डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, सॉल्यूशन विल फ्रीज इट, है ना। तो बेटा फ्रीजिंग पॉइंट के जो भी क्वेश्चन है उनका कॉन्सेप्ट क्या है, सीधा I × KF × M, एक फॉर्मूला, इसी से हमें सॉल्व करना है। तो बस लगा देते हैं हम लोग। TF को हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट में लोअरिंग मतलब T0F माइनस TF लिखते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट में लोअरिंग, ठीक है। इज इक्वल टू आई, केन शुगर के लिए आई की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, 1 इंटू KF की वैल्यू दिया है क्या हमें, 1.86 इंटू मोललिटी कितना दिया है, मोलर फ्रीजिंग पॉइंट इतना डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। तो मोललिटी हमें निकालना है, तो मोललिटी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, सही है ना। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना हो जाएगा बेटा, 342 ग्राम दिया है, तो 342 मास हो गया, मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास कितना होता है 342, तो ये हो गया मोल्स डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ये कितना दिया है 1000 ग्राम, तो 1000 ये ग्राम हो गया, और 1000 को 1000 से जब डिवाइड करूंगा तो ये kg में हो जाएगा ना बेटा। अब ये किस में हो जाएगा, आप kg में। तो आप देख सकते हो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में। तो और T0F हमेशा कितना होता है, 0, T0F तो 0 ही मानना है हमेशा, इज इक्वल टू कितना 1.86। तो आप देख सकते हो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना है, -1.86 डिग्री सेंटीग्रेड। सॉल्व करने वाला क्वेश्चन था ही नहीं, फिर भी मैंने सॉल्व करके दिखाया बस आपको, ठीक है। देखो ये आंसर नेगेटिव में है, तो ये ऊपर वाला देखो ना, बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही आता है हमेशा। तो ये हमारे सॉल्यूशन चैप्टर के थे, काफी इजी प्रॉब्लम थे। नेक्स्ट देखिए, अ कैटालिस्ट यूज्ड इन ए रिएक्शन टू, कैटालिस्ट का काम क्या होता है बेटा रिएक्शन में, चेंज द नेचर ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट थोड़ी ना बदलता है कभी कैटालिस्ट। इंक्रीज द रिएक्शन इन, रिएक्शन के एल्ड को बढ़ाता है, ये भी बात नहीं है ना। वो तो क्या करता है, शॉर्टन्स द टाइम टू रीच द इक्विलिब्रियम, है ना, या तेजी से रिएक्शंस को कराता है, रिएक्शन एल्ड थोड़ी ना बढ़ाता है वो। डिक्रीज द नीड फॉर रिएक्टेंट्स, ये भी गलत बात है। डिक्रीज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन, ये सही बात है बिल्कुल। कैटलिस्ट क्या करता है, डिक्रीज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन, रिएक्शन को होने में लगने वाले समय को क्या करता है, कम कर देता है। पॉजिटिव कैटालिस्ट है ना, और नेगेटिव कैटालिस्ट को इनहिबिटर बोलते हैं, वो क्या करता है और बढ़ा देता है। चलिए 19 देखिए, कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ आर्सेनियस सल्फाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, आर्सेनियस सल्फाइड। तो बेटा प्रिपरेशन के तो तरीके मैंने सबको सब बताए आपको। आर्सेनियस सल्फाइड मतलब क्या आपका AS2S3। तो ये बेटा किससे बनाया जाता था, डबल डिकम्पोजिशन मेथड, मैंने 4 मेथड आपको पढ़ाए थे। तो दिस विल बी फॉर्म बाय डबल डिकम्पोजिशन मेथड। क्या करते हैं हम लोग डबल डिकम्पोजिशन मेथड में बेटा, आर्सेनियस ऑक्साइड को लेते हैं, AS2O3 को लेते हैं, और इसको रिएक्ट कराते हैं हम लोग किसके साथ, H2S गैस को पास करा देते हैं। तो ये डबल डिकम्पोजिशन से क्या होता है, AS इसको लेके जाता है, H2O को लेके जाता है, तो AS2S3 मतलब बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और आपका 3H2 और 3 ऑक्सीजन यहाँ से है तो क्या बन जाता है 3H2O। तो दिस मेथड इज नोन एज द डबल डिकम्पोजिशन मेथड। तो आर्सेनियस सल्फाइड इलेक्ट्रो डिस्पर्सन मेथड गलत, पेप्टाइजेशन गलत, हाइड्रोलिसिस गलत, क्या आ जाएगा आंसर, डबल डिकम्पोजिशन। याद रखने वाले क्वेश्चन है ना,
ये सब कैटालिस्ट वगैरह के जो भी आपके इसमें कोलाइडियल सॉल्यूशन चैप्टर के हैं सरफेस के, सब याद ही रखने वाले लगभग हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डबल डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट देखो, इफ गोल्ड नंबर ऑफ ए बी सी डी आर दिस 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 दिस, सबका ए बी सी डी गोल्ड नंबर दे दिया है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द हाईएस्ट प्रोटेक्टिव पावर। तो बेटा प्रोटेक्टिव पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गोल्ड नंबर। खूब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैंने बताया था आपको, और गोल्ड नंबर खूब अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था। गोल्ड नंबर क्या है कि हम लोग है ना, जो हमारे पास कौन से कोलाइड्स होते हैं, जो हमारे लायोफिलिक कोलाइड्स होते हैं, जो या जो हाइड्रोफिलिक कोलाइड जो होते हैं वो हाइड्रोफोबिक को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, क्योंकि हाइड्रोफोबिक क्या है, नहीं रहना चाहते हैं सेम फेज में, है ना, टूटना चाहते हैं। तो उनको बचाने के लिए जो हाइड्रोफिलिक का अमाउंट मिलाते हैं वही गोल्ड नंबर होता था। जिसका जितना कम अमाउंट मिलाने पे अगर वो प्रोटेक्ट कर ले गया तो उसका प्रोटेक्टिव पावर उतना ज्यादा। गोल्ड नंबर क्या है, कितना अमाउंट डाला जाए, अगर ये अमाउंट बहुत कम मिलाने पे ही प्रोटेक्शन हो जाएगा तो उसका प्रोटेक्टिव पावर उतना ही ज्यादा होता था। सही है कि नहीं। तो ये रिलेशन मैंने काफी डिटेल में समझाया भी था, और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है, पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हाईएस्ट प्रोटेक्टिव पावर। तो बेटा चारों के गोल्ड नंबर दिए हैं, जिसका गोल्ड नंबर सबसे कम उसका प्रोटेक्टिव पावर सबसे ज्यादा। तो इन चारों वैल्यूज में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 0.005। तो ए विल बी द आंसर। ठीक है क्या, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट देखो, Which of the following colloids are formed when hydrogen sulfide gas is passed through a cold solution of arsenic oxide? अरे ये तो ऊपर क्वेश्चंस कर लिया हमने, ये सेम आ गया एक ही तरीके का। देखो ये क्वेश्चन जो किया हमने अभी, arsenic sulfide can be prepared by, सेम वही क्वेश्चन है ये। Which of the following colloids will form when hydrogen sulfide gas H2S gas is passed through a cold solution of arsenic oxide? किसके साथ, arsenic oxide के पास H2S को पास कराते हैं तो क्या बनता है बेटा आपका, arsenic sulfide बनता है। तो AS2S3 विल बी द आंसर। सेम आ गया था, ऊपर वाला क्वेश्चन ही आ गया था, ये है ना, दोनों है, इसको एक ही फॉर्म में अलग अलग रूप में बस पूछ लिया, क्वेश्चन एक ही टाइप का है। चलो तो हम लोग कितने कर लिए, 21 क्वेश्चंस कर लिए ना आपके, 21 हो गया आपका। 21 के बाद का पेज कहाँ है, 21, 7, 8, 9 पेज थोड़ा आगे पीछे हो गया था, मैंने चेंज किया है जस्ट उसे। 22 की बात करो, 21 तक हमने कर लिया, 22 की बात करते हैं। हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन इज फाउंड टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ इट्स इनिशियल कंसेंट्रेशन। क्वेश्चन में दे रहा है बेटा, हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन इज फाउंड टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा इनवर्सली दिया है तो 1 में कर लेते हैं, क्यूब ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन A0 के पावर 3, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा है। तो बेटा इसके लिए तो क्या है, सीधा लॉजिक है अपने पास, हमने पढ़ा है हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, 1 A0 के पावर 1 - n। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। तो यहाँ से बेटा अगर इसको अगर आप रेसिप्रोकल में लिखोगे तो अकॉर्डिंग टू गिवन प्रॉब्लम 1 - n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऊपर जाएगा तो -3, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 4। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी 4। ये पढ़ा है ना हमने, डायरेक्ट फॉर्मूला। कैसे फॉर्मूला आया था, हमने लिंक किया था ना, टी हाफ का फॉर्मूला होता है A0/2 के 0 ऑर्डर के लिए। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ का फॉर्मूला क्या आता था, 0.693/k फर्स्ट ऑर्डर के लिए, है ना, इस तरीके से। तो हमने देखा कि इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, इसमें 1/A0 के आता है शायद सेकंड ऑर्डर के लिए, जो भी फॉर्मूला उसमें नीचे आता है, मतलब टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल A0 आता है किसके लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए। तो A0 के पावर 3 आने का मतलब कौन सा ऑर्डर हो गया, फोर्थ ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी। तो ये डायरेक्ट पढ़ा हुआ क्वेश्चन था, ध्यान होना चाहिए। चलो, द रेट कांस्टेंट K फॉर द रिएक्शन N2O5 गिव्स दिस इज दिस। तो देखो बेटा, रेट कांस्टेंट की वैल्यू से मैंने बताया था, यूनिट से आप डिसाइड करते हो ऑर्डर क्या हो गया। तो ऑर्डर क्या हो गया इसका, फर्स्ट ऑर्डर। कैसे पता चला, इसके यूनिट को देखते हुए, सेकंड इनवर्स। विच इक्वेशन गिवन बिलो डिस्क्राइब द चेंज N2O5 विथ टाइम। टाइम के साथ कौन चेंज को बता रहा है, N2O, दिस करेस्पॉन्ड टू कंसंट्रेशन इनिशियली एंड एट टाइम t। अच्छा ठीक है, N2O5 0 लिखा है, ये मतलब क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब ये करेस्पॉन्ड कर रहा है हमारा A0 को, जो हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं। और जो आपका N2O5 t लिखा है साइड में, ये हमारा क्या है, आफ्टर टाइम t है। ये कब है, आफ्टर टाइम t, जो हम लोगों के हिसाब से AT लिखते थे क्लास में अपने। तो बेटा हमने पढ़ा था 0 ऑर्डर का रिलेशन, मैंने बताया था AT = A0 - KT आता था, ये 0 ऑर्डर के लिए आता था। लेकिन ये रिएक्शन, और इसको अगर फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्म में लिखना होता था तो क्या आ जाता था बेटा, फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्म में क्या आ जाता था हमारे पास, बस मैंने बताया था AT को हटा के AT की जगह पे क्या लग जाता है,
ln AT इज इक्वल टू ए नॉट की जगह पे ln A नॉट माइनस KT। मैंने ऐसे याद करने का तरीका बताया था, यहाँ बस ln लगा दो, इसके आगे भी ln लगा दो, तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन बन जाता है। क्योंकि गिवन रिएक्शन जो है हमारे पास N2O5 का ये स्पेशल एग्जांपल में भी लिखवाया फर्स्ट ऑर्डर होता है, या आप यहाँ के यूनिट से देखो सेकंड इनवर्स है, सेकंड इनवर्स होने का मतलब क्या हो गया, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर में ये इक्वेशन वैलिड होगा। तो हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा सही है, तो बेटा ये भी फॉर्म होता है, और इसको AT इज इक्वल टू A नॉट इंटू ई के पावर माइनस KT भी लिख सकते हैं, ये भी बताया था, इसका एक फॉर्म होता है आपको, ठीक है। तो ये ln हटाओगे तो क्या आ जाएगा, AT इज इक्वल टू A नॉट इंटू ई के पावर माइनस KT। चेक कर लेते हैं, पहला दे रहा है AT इज इक्वल टू A नॉट प्लस KT, गलत, ये तो जीरो ऑर्डर के लिए भी नहीं होगा, जीरो का रहता है तो क्या आता है यहाँ पे माइनस आ जाता, तो ये तो गलत है। A नॉट इज इक्वल टू AT ई के पावर KT, A नॉट इज इक्वल टू AT इंटू, क्या हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, A नॉट इज इक्वल टू AT इंटू ई के पावर KT लिख सकते हैं, तो बिल्कुल सही, तो ये आंसर आपका बी सही दिख रहा है हमें, ठीक है। थर्ड को देखो, log AT इज इक्वल टू log A नॉट माइनस KT, log AT इज इक्वल टू ln होता है ना, तो log नहीं हो सकता बेटा, अगर ये log लिखा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको 2.303 भी लिखना चाहिए इसके आगे, तो ये तो नहीं हो सकता। और लास्ट देखो ln N2O5 ln A नॉट, क्या लिखा है इसने, ln A नॉट अपॉन AT इज इक्वल टू KT, तो ये भी चेक कर लेते हैं। ln, ये देखो KT को अगर क्या, इसे हम लोग KT इज इक्वल टू ln A नॉट माइनस ln AT लिख सकते हैं, तो क्या हम लोग KT इज इक्वल टू ln A नॉट अपॉन AT लिख सकते हैं, ln A नॉट अपॉन AT इज इक्वल टू KT, तो ये भी सही है बेटा। तो ये क्वेश्चन आपका बोनस होना चाहिए, क्योंकि इसमें दो दो ऑप्शन सही दिख रहे हैं मुझे, इसमें आपके दो ऑप्शन सही है, बी भी सही है और डी भी सही हो रहा है, तो दिस क्वेश्चन मस्ट बी बोनस, इसको बोनस करना चाहिए। A नॉट इज इक्वल टू AT इंटू ई के पावर KT भी आ रहा है, और आपका ये रिलेशन भी आ रहा है, तो इसमें दो ऑप्शन सही है। चलिए बाय मिस्टेक दोनों सही हो गए इसमें, कोई बात नहीं। ये देखो, द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज रिटन इन टर्म्स ऑफ आरएनएस इक्वेशन। आरएनएस इक्वेशन हमें पता ही है बेटा, तो बोल रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड बाय प्लॉटिंग, कौन से ग्राफ को प्लॉट करके निकालेंगे, तो ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी क्लास में बताया जा चुका है आपको। K इज इक्वल टू A इंटू ई के पावर माइनस EA बाई RT, ये आरएनएस इक्वेशन होता था बेटा। तो इसमें हम लोग क्या करते थे, log K वर्सेज log T, K वर्सेज T, K वर्सेज log T, log K वर्सेज log T, तो log लगा दे, तो log इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, log A माइनस क्या आता था आपका EA अपॉन 2.303 RT, ये रिलेशनशिप आता था अपने पास। तो हमें एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है बेटा, तो अगर ये log K और यहाँ से 1/T का ग्राफ अगर हम लोग बनाते थे, याद हो अगर, तो log K एक्सिस इस पे लिया था हमने, और ये देखो डायरेक्ट सब क्लास के इक्वेशन है, 1/T एक्सिस हमने यहाँ लिया था, तो log K और ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू ये क्या c, ये पूरा टर्म क्या बन जाता था हमारे लिए m, और ये क्या बनता था x, तो y इज इक्वल टू c माइनस एम एक्स, तो c यूनिट ऊपर, और चूंकि माइनस है तो कैसा ग्राफ जाता था, नीचे की तरफ गिरता हुआ, और इस ग्राफ का जो स्लोप होता था, स्लोप tan थीटा, वो किसके बराबर होता था, माइनस EA अपॉन 2.303 R। तो अगर बेटा इसका स्लोप ग्राफ का बता दिया जाता अगर, तो क्या हम एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट कर लेते थे यहाँ से, तो सेम वही प्रॉब्लम है, ये क्लास में बताया मैंने पहले भी आपको। तो पूछ रहा है टेम्परेचर डिपेंडेंस दिया हुआ है आरएनएस इक्वेशन से, ये तो हमें पता है। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड बाय प्लॉटिंग, log K वर्सेज log 1/T, गलत बात है। K वर्सेज T नहीं, K वर्सेज T से भी नहीं निकालते, K वर्सेज log T नहीं, log K वर्सेज 1/T से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, क्लास का क्वेश्चन है सीधा। चलो नेक्स्ट देखो, इफ 3A गिव्स 2B देन द रेट ऑफ रिएक्शन इतना कैन बी रिटेन एज, काफी सिंपल प्रॉब्लम है। 3A गिव्स 2B, तो बोलो बेटा क्या लिखोगे इसके लिए, क्या बताया, -1/3 dA/dt इज इक्वल टू क्या लिखोगे, प्लस 1/2 dB/dt। काइनेटिक्स के हिसाब से इक्वेशन लिखेंगे इसके लिए हम लोग, रिएक्टेंट साइड में नेगेटिव लगाते हैं और प्रोडक्ट साइड में पॉजिटिव, जो कोएफिशिएंट होता है वो नीचे डिवाइड होता है। तो हमसे पूछा है प्लस dB/dt किसके बराबर होगा, तो बेटा प्लस dB/dt किसके बराबर होगा, दो को इधर ट्रांसफर कर दो, मतलब प्लस dB/dt विल बी इक्वल टू किसके बराबर, -2/3 dA/dt। तो कहाँ है ऑप्शन, ये तो है ही नहीं, ये भी नहीं है, ये रहा -2/3 dA/dt, तो सी वाला आंसर सही हो जाएगा। क्लियर है, ये नहीं हो सकता ना 3/2, आसान है काफी क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, द हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन वाटर, के अंदर होता है H बॉन्ड, अमोनिया में भी होता है,
हाइड्रोजन फ्लोराइड में भी होता है और एसिटिक एसिड में भी होता है। और बेटा ये पूरा मैंने एकदम ध्यान से लिखवाया, मुझे याद है। हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर जो होता है इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है कि दैट इज इक्विवेलेंट टू किसके हो जाता है, इक्विवेलेंट टू कोवेलेंट बॉन्ड। बताया था मैंने किसके इक्विवेलेंट हो जाता है, वो कोवेलेंट बॉन्ड के इक्विवेलेंट हो जाता है हाइड्रोजन फ्लोराइड में। देखना नोट्स में जाके, HFF2 माइनस है ना, ये एग्जांपल मैंने बताया। काफी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जो लगभग इक्विवेलेंट किसके हैं, कोवेलेंट बॉन्ड के। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट चलो, बॉन्ड एनर्जी इन केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चंस आ गए आपके, ये काइनेटिक्स के हो गए ना। देखो बॉन्ड एनर्जी इन NO, NO प्लस NO माइनस आर सच डेट। तो ये तो बेटा खूब मैंने आसान ट्रिक बताया, बॉन्ड एनर्जी निकालना है। और बॉन्ड एनर्जी हो या बॉन्ड लेंथ हो, है ना, या बॉन्ड लेंथ हो, इन सब के क्वेश्चन हमेशा किसके रिस्पेक्ट में किया जाता है, बॉन्ड ऑर्डर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमें रिलेशन पता है बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। और बॉन्ड ऑर्डर का निकालने का तो बेटा मैंने बताया एकदम से, है ना, देखते ही ओरली निकल जाता है बॉन्ड ऑर्डर। कैसे, कौन कौन सा दिया है एलिमेंट आपको, ट्रिक से निकालते हैं हम लोग। चलो NO दिया है, अगला क्या दिया आपका NO प्लस दिया है, और एक आपका NO माइनस दिया है। तो NO में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 और 8 कितने बेटा, 15 इलेक्ट्रॉन। NO प्लस में 7 और 8 15 में से एक गया कितना, 14 इलेक्ट्रॉन। और इसके अंदर 7 और 8 15 और माइनस एक और आ गया तो कितना, 16 इलेक्ट्रॉन। ट्रिक क्या बताया मैंने बेटा, 15 होते ही क्या हो जाएगा, 10 और 5, 14 होते ही 10 और 4, याद है बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, 16 होते ही 10 और 6, और बॉन्ड ऑर्डर क्या 10 माइनस 5/2, 10 माइनस 5/2 तो कितना आ जाएगा 2.5, इसका 10 माइनस 4/2 तो कितना आपका 3, और इसके लिए बेटा 10 माइनस 6/2 तो कितना 2, सही कर रहा हूँ ना, 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा 4/2 तो 2, 10 माइनस 6/2 तो ठीक है। तो ये हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास। ये डायरेक्ट मैंने बताया था आपको बेटा ट्रिक, ये ट्रिक समझ पाए हम लोग, कौन सा वाला, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था 14 से ज्यादा हो जाए या 14 के इक्वल हो जाए तो बॉन्डिंग में बेटा इलेक्ट्रॉन फिक्स हो जाते हैं। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन फिक्स हो जाते हैं, 10। और एंटी बॉन्डिंग में आपके इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में आपके इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन -10 करके मिलेगा। और हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला ही क्या होता था, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2। तो ट्रिक डायरेक्ट बताया मैंने क्लास में, वही बता रहा हूँ यहाँ से। 15 इलेक्ट्रॉन इसमें, 14 इलेक्ट्रॉन इसमें, 16 इलेक्ट्रॉन। तो हम देख सकते हैं यहाँ से बेटा बॉन्ड ऑर्डर 2.5, 3 और 2, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा। तो सबसे ज्यादा किसका होगा बॉन्ड एनर्जी, NO प्लस का, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 3 है। इसके पीछे कौन आएगा, NO, और सबसे पीछे NO माइनस। तो सी वाले में दिख रहा है, देखो NO प्लस सबसे ज्यादा 3 है, फिर उसके पीछे NO का कितना है 2.5, और सबसे पीछे कौन सा आएगा NO माइनस। बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2। सी विल बी द आंसर, सिंपल। चलो नेक्स्ट देखो, बॉन्ड एंगल इन अमोनिया मॉलिक्यूल, वेरी सिंपल क्वेश्चन। अमोनिया क्या होता है बेटा NH3, और NH3 का बॉन्ड एंगल तो इवन हमें ध्यान ही रखना है। मैंने बताया था आपको NH3 क्या है, पिरामिडल शेप का होता है। किस तरीके से बनाएंगे, H होगा, और एक इसके ऊपर क्या आ जाएगा लोन पेयर। तो एक्चुअल बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp1 p2 p3, हाइब्रिडाइजेशन sp3। sp3 के करस्पॉन्डिंग बॉन्ड एंगल एक्चुअल कितना होता था 109 डिग्री 28 मिनट। चूंकि इसके ऊपर लोन पेयर आ गया, लोन पेयर की वजह से इसका बॉन्ड एंगल क्या होता है लगभग 2 से 3 डिग्री कम हो जाता है। तो ये 109 डिग्री ना होके बेटा कितना हो जाता है 106 डिग्री 45 मिनट। तो स्टैंडर्ड डेटा है जो ध्यान ही रखना है आपको, ठीक है ना। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस, तो 109 डिग्री से कम हो जाएगा ड्यू टू लोन पेयर। लोन पेयर की अवेलेबिलिटी से क्या हो जाता है बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। तो आपके ऑप्शंस में देख सकते हैं, इधर इन 91 दिया था, ये तो नहीं है, 93 ये भी नहीं होगा, एक दिया है 106 डिग्री 45 मिनट। 109 डिग्री 28 मिनट तो कब होता है जब कोई भी नो लोन पेयर, कोई लोन पेयर नहीं होता तब sp3 के केस में। नेक्स्ट देखो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज फाउंड इन, क्या क्या दिया है बेटा, CO32 माइनस BF3, अगला NO3 माइनस NH3। किस में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, अब इसको तो सॉल्व भी नहीं करना, ऊपर वाला अभी देखा NH3 में sp3 था, NH3 विल बी द आंसर। ये हम लोग सॉल्व भी कर लेते हैं। CO32 माइनस का कैसे बनाओगे बेटा, C 3 ऑक्सीजन घेर दो, 2 पे निगेटिव चार्ज दे दो, इन दोनों को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, इससे डबल बॉन्ड से जोड़ दो। जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है उसको सिंगल बॉन्ड से, जिसपे नहीं होगा वो डबल से। हाइब्रिडाइजेशन sp1p2 हर बॉन्ड को एक नाम दे देते हैं, बताया रूल। BF3 को कैसे बनाओगे बेटा, BF और F, sp1p2। क्या कोई लोन पेयर बचेगा, नहीं, sp1
P2, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन कितना sp2। NO3 माइनस कैसे, N 1 2 3 ऑक्सीजन कर दिया, कितना निगेटिव चार्ज है 1, तो किसी एक को माइनस का चार्ज दे दो, जिसको माइनस दोगे वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा और जिसको नहीं दोगे वो बेटा किससे जुड़ेगा, डबल बॉन्ड से। चूंकि ये देखो नाइट्रोजन अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर सकता, तो एक बॉन्ड कौन सा दिखाना पड़ता है हमको, कोऑर्डिनेट, कौन सा दिखाना पड़ता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसमें भी sp1p2 हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp2, और NH3 के केस में H H H, चूंकि 5 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो अभी एक लोन पेयर बचा रहेगा, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp1p2 p3। तो हाइब्रिडाइजेशन के तो सिंपल तरीके मैंने बताए, तो आंसर विल बी NH3 हो जाएगा। फॉस्फेट ऑफ मेटल हैज द फॉर्मूला दिस, क्या दिया है फॉर्मूला, ये तो 9th का क्वेश्चन है आपका, M3PO4 का ट्वाइस, ये फॉस्फेट का फॉर्मूला। द फॉर्मूला ऑफ इट सल्फेट विल बी, इसके सल्फेट का फॉर्मूला बताओ। तो बेटा इस फॉर्मूले से क्या दिख रहा है, मेटल के ऊपर कितने का चार्ज आएगा, मेटल के ऊपर +2 का चार्ज आएगा, क्योंकि इस मेटल का चार्ज यहाँ है, इस फॉस्फेट का चार्ज यहाँ है, क्योंकि ये बना ही किससे होगा, PO4 के ऊपर -3 होता है, इन दोनों को ही क्रॉस एक्सचेंज करके तो बनाया ना ये सॉल्ट। तो फॉस्फेट ऑफ मेटल एज फॉर्मूला दिस, द फॉर्मूला ऑफ सल्फेट, उसके सल्फेट का बताओ। तो मेटल के ऊपर +2 और सल्फेट के ऊपर कितना होता है -2, क्रॉस एक्सचेंज करोगे तो क्या बन जाएगा M2SO4 का ट्वाइस, और चूंकि दोनों में 2 2 है तो 2 हटा के सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा ये MSO4 सिंपली। तो MSO4 विल बी द आंसर, खत्म पूरा पेपर। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस को देखो, मुझे बताने में भले ही टाइम लग गया, 45-46 मिनट का आपका हो गया ये वीडियो, लेकिन आपको जब ढंग से चीजों को करोगे तो काफी आसान है, कुछ दिक्कत नहीं है इनमें। चलिए, तो जो भी जिसको अभी इसके डिस्कशन देखने के बाद भी डाउट्स है वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकता है कि सर इसमें बता दीजिए एक बार फिर से। ठीक है, चलिए, थैंक यू।